गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके है क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और समीकरण को इक्वेशन। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है? रासायनिक समीकरण इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से निरूपित करना या दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता। परिभाषा क्या होगी? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से निरूपित करना या दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे कि पहला उदाहरण है कोयले का दहन। दहन का मतलब जलना। किसी भी वस्तु को ऑक्सीजन के साथ जलाना क्या कहलाता है? दहन। और हमारी सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? जलाना या जलना। तो इसमें पहला पदार्थ कौन सा होगा? कोयला। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन। और किसी भी वस्तु को जलाने के लिए या जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन। तो क्रिया करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया है कोयले का दहन या जलना या जलाना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को, पदार्थ कौन कौन से? कोयला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पदार्थों को प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से निरूपित करना या उसको दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा? कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन। और कार्बन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल C। और ऑक्सीजन का क्या होता है? O। O के कितने परमाणु? 2। ठीक है ना। क्रिया करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। ठीक है ना। ये किसका समीकरण हो जाएगा? कोयले का जलना। दूसरा है जल का निर्माण। जल का निर्माण, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु। सबसे पहले हाइड्रोजन, इसके बाद में ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बनेगा? जल। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा? H। H2 इसके 2 परमाणु, ऑक्सीजन का O2, क्रिया करके क्या बनेगा?
H2O, आगे 2 लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, जल, और ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, जल का निर्माण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसकी मतलब पहला पदार्थ कौन सा है, हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, क्रिया करके जल। सबसे पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई। अब है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो टॉपिक क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। 6-7 नियम है इसमें। पहला नियम है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में। बाईं तरफ लिखा पहला नियम क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इनको तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। सबसे पहले हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, कोयले का जलना, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन, और किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है, ऑक्सीजन, और क्रिया करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या बोला था, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक है ना। अभी देखो तीर का निशान ये रहा, बाईं तरफ इधर वाली साइड और दाईं तरफ ये वाली साइड, ठीक है ना। तो तीर के बाईं तरफ कौन कौन से पदार्थ हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके अभिकारक। तो अभिकारक कौन कौन से हुए, जिसे रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक कौन कौन से, सबसे पहले कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना, और इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। अभिकारकों की संख्या कितनी है, 1 और 2। पहला कौन सा है, कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। दूसरा नियम है अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को
अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उत्पाद को हमेशा तीर के ये बाएं तरफ और ये दाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारकों को बाएं तरफ और उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है, तो इसमें उत्पाद कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? इसकी संख्या कितनी है? 1 और इसकी संख्या है 2, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं समझाता हूँ आपको। जल का निर्माण। इसमें देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु क्रिया करके क्या बनेगा? जल, H2। ठीक है ना। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से हो गए? ये बाएं तरफ और ये दाएं तरफ, मतलब ये अभिकारक और ये उत्पाद। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से हैं? संख्या कितनी है? देखो 2 है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे पर ऑक्सीजन, और उत्पाद कितने बनेंगे? प्रोडक्ट। H2 मतलब जल। दो नियम हो गए। तीसरा नियम है आपके यदि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यदि किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जिसे हम क्रिया कारक भी कहते हैं, या उत्पाद उपस्थित हो तो इनके बीच में धन चिन्ह का, धन का मतलब प्लस, धन चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी अभिक्रिया है, माना कि है A प्लस B प्लस C क्रिया करके बना D प्लस E। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से हैं? A, B और C। संख्या कितनी है? 3, 1, 2 और 3। उत्पाद कितने बने इसमें? 2, D और E। यदि किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद उपस्थित हो तो उनके बीच में कौन सा सिंबल लगाते हैं? प्लस का। ठीक है ना। इसमें ठीक है। चौथा नियम है अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाना, भौतिक अवस्था को दर्शाना। अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाना। तो सबसे पहले हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी? कोयले का दहन। तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड।
दूसरी अभिक्रिया कौन सी पड़ी थी? मैग्नीशियम फीते का दहन। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से होंगे? मैग्नीशियम, इसका सिंबल Mg, और दहन मतलब जलना। तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन, और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्रिया करके क्या बना? MgO। तीसरा, जल का निर्माण। तो इसमें देखो H2 प्लस O2 क्रिया करके क्या बना? H2O। अब देखो, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस है, क्या है? ठोस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। तो सिंबल क्या हो जाएगा? S, स्मॉल s। S का मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस। दूसरा है द्रव, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड। तो सिंबल क्या हो जाएगा? L। तीसरा गैस, सिंबल क्या हो जाएगा? G। और चौथा है जलीय विलयन, इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सिंबल क्या हो जाएगा इसका? AQ। जैसे कि ये तो आप जानते हो, जैसे कि चौक है मेरे हाथ में, तो इसकी अवस्था कौन सी है? सॉलिड। और पानी की अवस्था कौन सी होती है? पानी है, दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी अवस्था कैसी होती है? द्रव। बाकी के ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनकी अवस्था कैसी होती है? गैस। चौथा है आपके जलीय विलयन। इसका मतलब जैसे कि नमक, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? NaCl। इसकी अवस्था, नमक देखा होगा आपने, द्रव होगा या ठोस? ठोस होगा, सॉलिड। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? NaCl। इसकी अवस्था कौन सी है? सॉलिड है। तो नीचे क्या लिखेंगे बॉक्स में? S। मतलब नमक है तो वो कौन सी अवस्था में? सॉलिड में। यदि इस नमक को हम पानी के अंदर घोल देंगे, इस नमक को हम पानी के अंदर घोल देंगे, तो नमक क्या बन जाएगा? NaCl, जो कि किसके अंदर घुला हुआ है? पानी के अंदर। ठीक है ना। तो जलीय विलयन, तो NaCl S है, तो मतलब उसकी अवस्था कैसी है? सॉलिड, ठोस फॉर्म में। और यदि NaCl ऐसा AQ लिखा हुआ है, तो मतलब नमक किसके अंदर घुला हुआ है? पानी के अंदर। ठीक। तो ठोस को हम S में, द्रव को L में, गैस को G में, और जलीय विलयन को हम AQ, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। जैसे कि पहली अभिक्रिया है कोयले का दहन। कोयला जिसमें कार्बन पाया जाता है, और कोयला कौन सी फॉर्म में होता है? हमेशा द्रव में होता है, गैस में होता है, जलीय विलयन में होता है, या ठोस में होता है? तो ठोस में होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? S। ठीक है ना। S का मतलब ठोस में। ऑक्सीजन ठोस में होती है? नहीं, ऑक्सीजन हमेशा होती है गैस में। तो नीचे क्या लिखेंगे? G का मतलब गैसीय अवस्था में। और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। ठीक है। और मैग्नीशियम फीते का दहन, तो मैग्नीशियम इसमें होता है ठोस में, ऑक्सीजन गैस में, और MgO ये भी गैस में। और जल का निर्माण H2 होता है गैस में, G का मतलब गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन होता है ये भी गैसीय अवस्था में। दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? जल। और जल आप जानते हो कौन से फॉर्म में होता है? द्रव। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल l। रासायनिक समीकरण लिखने के कितने नियम हो गए? 4। पांचवा नियम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद
उत्पादों की संख्या आपस में समान होती हैं तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या आपस में क्या होती है, समान होती है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, कोयले का जलना जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो उत्पाद कौन सा बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसमें देखो देखो एलिमेंट्स मतलब तत्व कौन कौन से इसमें, कार्बन, तो कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा, C। और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, तो इसका सिंबल O। ठीक है, तो अभिकारक में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। और अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, देखो 2 लिखा हुआ है, तो 2। और उत्पाद में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। तो इसमें देखो यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या आपस में क्या होती है, समान होती है, तो ऐसे समीकरण को रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे कि देखो कार्बन अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है, तो दोनों बराबर है। और ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है, तो ये समीकरण कैसा कहलाएगा, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। छठा नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या आपस में, इसका उल्टा कर दो, आपस में उसमें समान होती है और इसमें समान नहीं होती हैं, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं।
तो असंतुलित समीकरण को जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या आपस में समान नहीं होती है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम असंतुलित समीकरण, और दूसरा नाम क्या है इसका, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण के द्वारा जल का निर्माण, जिसमें पहला अभिकारक कौन सा था, H2, दूसरा ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना, H2O। देखो इसमें जल का निर्माण, तो इसमें पहला अभिकारक कौन सा है, हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, और क्रिया करके क्या बना, जल, H2O। तो एलिमेंट्स कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल हो जाएगा H, दूसरा ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई है नहीं, है ना। तो इसमें देखो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की भी 2। अब देखो उत्पाद में देखना, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2, इधर भी 2, इधर भी 2, बराबर है अभी तक, ठीक है ना। अब देखना ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, क्या आपस में बराबर है। अभिकारक में देखो ऑक्सीजन 2 थे और इधर 1, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण, जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। ये चालू कर दो। जैसे कि देखो एक अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4 क्रिया करके बना ZnSO4, और दूसरा क्या बना, कॉपर CO, ठीक है ना। इसको बोलेंगे जिंक, और ये कॉपर सल्फेट, और ये जिंक सल्फेट, और ये कॉपर। अब देखना इसमें जिंक की संख्या कितनी है अभिकारक में, 1, और इधर कॉपर की संख्या किधर कितनी है, 1। और देखो इसमें तत्व कौन कौन से, एक तो है पहला जिंक, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सल्फर, और चौथा है ऑक्सीजन। इसमें देखना जिंक की संख्या कितनी है, 1 है। देखो इधर कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब इसका मतलब है 1, ठीक है ना। तो जिंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, कॉपर की संख्या कितनी है इधर 1, और सल्फर की संख्या कितनी है, 1। अब देखना ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। इधर मैं आगे 3 लिख दूँ, ठीक है ना। यदि मैं आगे 3 लिख दूँ तो कॉपर की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, सल्फर की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 नहीं, तो देखो इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। यदि मैं इधर 5 लिख दूँ और इधर 3 लिख दूँ तो जिंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 या 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, तो इसमें जिंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। इसमें देखना जिंक की संख्या कितनी है, 1, सल्फर की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की 4। यदि इधर मैं 6 लिख दूँ, आगे मैं 6 लिख दूँ तो जिंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, सल्फर की 6, ऑक्सीजन की देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, ठीक है ना। और कॉपर की संख्या कितनी है, 1। यदि इधर मैं सल्फर के नीचे 5 लिख दूँ तो जिंक की संख्या 6, सल्फर की संख्या देखना 5 नीचे है और इधर आगे कितने हैं, 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 पंजे 30, तो सल्फर की संख्या 30, ऑक्सीजन के देखो आगे 6 और इधर नीचे कितना है, 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 6 चौक
चॉइस, इस प्रकार आपको गिनना है। ठीक है ना, आज के लिए इतना बहुत है।